नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सुदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म यूपीएससी सीएससी हिंदी में। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अनअकैडमी उनकी तैयारी कराता है। अनअकैडमी आप लोगों को पता ही है कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड में मिलेगा। आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके आप अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हूँ मैं, मेरे बारे में, मेरा नाम सुदीप कुमार, ये मेरे एक्सपीरियंसेज वगैरह। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसे आप लोग जरूर फॉलो कर लेंगे। इस टेलीग्राम चैनल के लिंक पे मैं अपने सभी क्लास का पीडीएफ और लिंक अपलोड कर देता हूँ। और ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसे भी जरूर फॉलो करेंगे। यहाँ पे रात 9 बजे से मैंने शुरू किया है, 9 PM to 10 PM। RS TV और LS TV यानी राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी के जो डिबेट आते हैं इंग्लिश में, उनका हिंदी में मैं क्लास लूंगा। तो जरूर आप लोग इसको ज्वाइन करिए, आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद है यूपीएससी के लिए। ये एडुकेटर्स 100 से भी ज़्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे, जो आपको यूपीएससी के लिए आपकी तैयारी में मदद करेंगे, आपको हर कदम पे गाइड करते रहेंगे। ये अपकमिंग कोर्सेज हैं जो अनअकैडमी पे हैं, अपकमिंग कोर्सेज। ये है सब्सक्रिप्शन प्लान, दो तरीके का प्लान है, एक है प्लस, एक है आइकॉनिक। प्लस जो कोर्स होता है वो है रेगुलर कोर्स है, और इसके लिए आपको इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल पेपर, टेस्ट और ऐसे ये कंप्लीट कोर्स की आपकी यहाँ पे तैयारी होगी। और इसके लिए आपको यहाँ पे लाइव क्लासेज मिलेंगे प्लस कोर्स में, टेस्ट सीरीज भी लाइव होगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और पूरे स्ट्रक्चर शेड्यूल के साथ आपकी पढ़ाई होगी। इसका जो 12 महीने का चार्ज है यानी 1 ईयर का, वो है आपका 49,500 रुपये। लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, 10% डिस्काउंट, फीस होगी आपकी 44,550 रुपये। वही अगर आप 24 महीने का लेते हैं यानी 2 साल का प्लान प्लस का, तो 72,000 रुपये। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट, 64,800 रुपये। तो ये प्लान है। दूसरा है आइकॉनिक में तो ये सारी चीजें होंगी ही प्लस कोर्स वाली, क्योंकि ये कंप्लीट रेगुलर क्लास है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक पर्सनल कोच मिलेंगे जो आपको पर्सनली आपकी तैयारी में आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस होगा, आपकी रोजाना प्रैक्टिस कराएंगे। पूरे स्टडी प्लान के साथ आपकी तैयारी होगी और पर्सनल फीडबैक भी आपको यहाँ पे मिलेगा। इसका जो 12 महीने का चार्ज है आइकॉनिक का यानी 1 ईयर का जो प्लान है इसका, वो है 69,500। लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट, फीस होगी 62,550 में। अगर आप वही 24 महीने का ले लेते हैं यानी 2 साल का आइकॉनिक का प्लान, 1,07,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 96,300 रुपए। तो ये सारे प्लान, ये सारी चीजें। दूसरा है यहाँ पे ऑप्शनल। अब आप चाहें तो ऑप्शनल का भी अलग से सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ सकते हैं। ऑप्शनल का आपका कोई भी हो 12 महीने के लिए अगर आप ऑप्शनल का करेंगे तो फीस है 27,500 रुपए। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, तो 10% डिस्काउंट और फीस होगा आपका 24,750 रुपए। अगर वही 24 महीने का ले लेते हैं यानी 2 साल का प्लान ऑप्शनल का, 40,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 36,000 रुपए। तो ये सारी चीजें, ये सारे प्लान। ये है अनअकैडमी कॉम्बैट। जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बताते आ रहा हूँ कि एक टेस्ट सीरीज है ऑनलाइन और ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग इसमें आपको मिलेगी। और ये बिल्कुल प्री एग्जाम की तरह है। आप जैसे आप प्री एग्जाम देते हैं तो प्री एग्जाम तो मान लीजिए खैर ऑफलाइन होता है, लेकिन सारा माहौल, सारा फील आपको वैसा ही मिलेगा, रैंकिंग आपको वैसे ही मिलेगी। तो जरूर इसको ज्वाइन करिए, सबके लिए ये फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अनअकैडमी के ऐप पे जाना होगा। ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पे यूपीएससी सीएससी का जो सेक्शन है वहां पे जाएंगे और वहां पे आपको अनअकैडमी कॉम्बैट मिलेगा। जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको वहां पे मांगेगा एक कोड, तो कोड पे आप डाल देंगे स्वदीप, जो मेरा कोड है, ठीक है, स्वदीप डाल देंगे तो आपका ये फ्री में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बिल्कुल टेस्ट दीजिए। एक टेस्ट हो चुका है 6 तारीख को, अगला होगा 20 दिसंबर को, टाइम है सुबह 11 बजे, यानी हर संडे होगा। हर संडे बोले तो हर संडे नहीं, अल्टरनेटिव यानी 14 दिन पे जो संडे है, जो अल्टरनेटिव संडे को, जैसे 6 को हुआ तो 6 के बाद वाले संडे को नहीं होगा, उसके बाद फिर 20 को होगा, नेक्स्ट संडे को नहीं, उसके नेक्स्ट संडे को होगा। अल्टरनेटिव संडे पे 14 दिन पे होगा, संडे टू संडे। तो जरूर ज्वाइन करिए। ये 45 मिनट का पूरा प्रोग्राम होगा, 60 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 13 टेस्ट है। पहला टेस्ट आपको 6 दिसंबर को हो चुका है आपका,
सेकेंड टेस्ट आपका 20 दिसंबर को होगा। अभी 12 टेस्ट बचे हैं, आप जरूर ज्वाइन करिए। हर अल्टरनेटिव संडे पे होगा और बहुत ही बढ़िया प्लान है। तो इसमें अगर आप टॉप पे आते हैं, फर्स्ट रैंक पे, तो आपको प्राइज मिलेगा एप्पल मैकबुक एयर, सेकेंड प्राइज है एप्पल आईपैड मिनी, थर्ड प्राइज है एप्पल एयरपॉड, और जो टॉप 100 रैंकर्स रहेंगे उनको 1000 रुपए का अमेजन का वाउचर भी मिलेगा। तो ये सारा प्लान, ये सारी चीजें, और इससे सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि सीखेंगे और पूरे प्री एग्जाम के माहौल के साथ आप यहाँ पे एग्जाम देंगे। तो जरूर इसको ज्वाइन करिए, बिल्कुल फ्री है। जब यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कोड मांगेगा, तो कोड आप डालेंगे स्वदीप, SWADEEP, तो आपका फ्री में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इस पे। ये है सोर्स जो मैं आप लोगों को डेली पढ़ाता हूँ सुबह 10:30 बजे 10:30 AM से। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, PIB, PRS, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता और गवर्नमेंट की वेबसाइट। ठीक है, यहाँ से मैं आप लोगों के लिए पर डे डेली न्यूज, रोज की जो खबरें हैं वो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स लेकर के आता हूँ, वो भी हिंदी में। ठीक है, वो भी किसमें? हिंदी में। तो जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं आज मैं आप लोगों के लिए क्या क्या चीजें लेके आया हूँ डेली न्यूज और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स में। ध्यान से देखते हुए चलिए। आज का पहला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020। 2020 का यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड में मिला है किसको, क्या, ये देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्या है टॉपिक? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2020। क्या कह रहा है? हाल ही में हेल्प एज इंडिया, जो हेल्प एज इंडिया संस्था है, को संस्थागत श्रेणी में वर्ष 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? हेल्प एज इंडिया को। तो क्यों दिया जाता है, क्या, ये सारी चीजें अभी आगे होंगी। ध्यान से आप देखते हुए चलिए, पढ़ते हुए और समझते हुए ये क्या कह रहा है। इसमें बाकी सारी चीजें होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो किसको मिला है? हेल्प एज इंडिया को मिला है UNPA यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2020। हेल्प एज इंडिया को क्या है? यौन स्वास्थ्य पर काम करने और लैंगिक हिंसा को समाप्त करने के लिए भूटान की रानी मदर ग्यालुम संगे चोडेन वांगचुक को वर्ष 2020 में व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर 2020 में पूछे किसको किसको, तो संस्था को मिला है। संस्था में आएगा आपका हेल्प एज इंडिया, और व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो भूटान की रानी है मदर ग्यालुम संगे चोडेन वांगचुक। इनको व्यक्तिगत रूप से मिला है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में। और क्यों? यौन स्वास्थ्य पर काम करने और लैंगिक हिंसा को समाप्त करने के लिए। ध्यान में रखेंगे क्योंकि यूनाइटेड नेशन का पुरस्कार है, तो ये वैश्विक स्तर पर जो भी यूनाइटेड नेशन के देश हैं उन सब में मिलता है जो इस पे बेहतरीन काम करते हैं। तो संस्था पे मिला है हेल्प एज इंडिया को, और व्यक्तिगत रूप से भूटान की रानी को। ठीक, 2020 का। आगे देखिए और क्या क्या कह रहा है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार के लिए गठित समिति प्रत्येक वर्ष जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों तथा समाधानों में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसी व्यक्ति और या संस्था को इससे सम्मानित करती है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार के लिए जो कमेटी गठित की गई है, ये हर वर्ष पुरस्कार देती है, हर वर्ष। और किस पे? जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों पर तथा उसके समाधानों में बेहतर प्रदर्शन, बेहतर योगदान के लिए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या संस्था को यह सम्मान दिया जाता है। तो इस बार भी मिला है व्यक्तिगत श्रेणी में भूटान की रानी को और संस्था में हेल्प एज इंडिया को। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे हेल्प एज इंडिया मतलब क्या संस्थान है, क्या चीजें हैं, क्या उसका काम है, ये भी हम लोग देखेंगे। ये जो पुरस्कार है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UN महासभा द्वारा इसकी की गई थी। कब? 1981 में। और इसे वर्ष 1983 में पहली बार प्रस्तुत भी किया गया था। ठीक है, स्थापना 1981 में और 83 में पहली बार प्रस्तुत। इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें एक स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र और नगद राशि भी शामिल है। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष
इसके सचिवालय के रूप में कार्य करता है। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो है इस पुरस्कार के सचिवालय के रूप में, यूनाइटेड नेशन पब्लिक फंड यूएनएफपीए इसके सचिवालय के रूप में कार्य करता है। तो जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, अब हेल्प एज इंडिया क्या है इसके बारे में देखिए। क्या है हेल्प एज इंडिया, जो ये संस्था, इसके बारे में देखिए। जो मैंने आपको बताया था कि भारत में लगभग 4 दशकों से कार्यरत यह बुजुर्गों और अन्य वंचितों के लिए काम करने वाली एक प्रमुख दानी संस्था है। ठीक है, भारत में 4 दशकों यानी 40 साल से यह संस्था काम कर रही है बुजुर्गों के लिए, जो बुजुर्ग हैं या जो और भी वंचित लोग हैं उनके लिए संस्था है। और इसकी स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी और यह वर्ष 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत भी है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। क्या कह रहा है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1978, और 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय संस्थान को यह सम्मान प्रदान किया गया है। जरूर ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार में पहली बार है कि किसी भारतीय संस्थान को यह पुरस्कार मिला है। तो भारतीय संस्थान है हेल्पेज इंडिया। और वर्ष 1981 में पुरस्कार की स्थापना किए जाने के बाद से पिछले 4 दशकों में केवल 2 भारतीयों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, जब से ये पुरस्कार की स्थापना हुई है, जब से दिया जा रहा है 1981 के बाद से, मतलब 83 से दिया जा रहा है, 81 में स्थापना हुई थी, तो केवल 4 दशकों मतलब 40 सालों में 2 भारतीयों को मिला है व्यक्तिगत तौर पे। किसको, वर्ष 1983 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और वर्ष 1992 में उद्योगपति जनहित हितैषी जेआरडी टाटा को। और इस बार एक संस्था को मिला है हेल्पेज इंडिया। तो ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है मंगलेश डबराल के बारे में। डबराल, मंगलेश डबराल क्या है, इंपॉर्टेंट देखिए। मंगलेश डबराल के बारे में जानते हैं, क्यों चर्चा में है ये। हिंदी भाषा के लोकप्रिय कवि और साहित्यिक पत्रकार मंगलेश डबराल का 72 वर्ष की उम्र में अभी निधन हो गया। ठीक है, कल की बात है, परसों की। तो ये जो लोकप्रिय कवि हैं, इनका निधन हो गया है। और वर्ष 1948 में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव में जन्मे मंगलेश डबराल 1960 के दशक के उत्तरार्ध में दिल्ली में आ गए थे और दिल्ली को ही उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाई थी। एक लोकप्रिय कवि थे और साहित्यिक पत्रकार थे, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। और ये फिर दिल्ली में ही रहे और वहीं भी इन्होंने कार्य किया। और भारत भवन से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका पूर्वाग्रह के संपादक के रूप में भोपाल जाने से पूर्व उन्होंने प्रतिपक्ष और आसपास जैसे कई समाचार पत्रों में भी कार्य किया था। भारत भवन से प्रकाशित होती थी एक मासिक पत्रिका पूर्वाग्रह, उसके संपादक थे और उन्होंने प्रतिपक्ष और आसपास जैसे भी कई समाचार पत्रों में काम किया था। मंगलेश डबराल 1970 के दशक में एक कवि के रूप में उभरे और यह ऐसा समय था जब नक्सलवाद, छात्र अशांति और आपातकाल के रूप में इतिहास के नए अध्याय लिखे जा रहे थे। तब एक कवि के रूप में उभरे थे। ठीक है, क्या कह रहा है मंगलेश डबराल के बारे में कि मंगलेश डबराल को उनके कविता संग्रह हम जो दे गए, क्या है कि हम जो दे गए के लिए वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मंगलेश डबराल को उसके कविता संग्रह के लिए हम जो दे गए के लिए वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और समकालीन हिंदी साहित्य में सबसे चर्चित आवाजों में से मंगलेश डबराल की साहित्यिक रचनाओं का अनुवाद न केवल प्रमुख भारतीय भाषाओं बल्कि अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनिश समेत कई विदेशी भाषाओं में भी किया गया है। ठीक है ना, इनके साहित्यिक रचनाओं का अनुवाद। और मंगलेश डबराल लंबे समय तक हिंदी के प्रसिद्ध दैनिक अखबार जनसत्ता से जुड़े रहे हैं और वहां उन्होंने जनसत्ता की साप्ताहिक साहित्यिक पत्रिका रविवारी का संपादन भी किया है और उनके संपादन में यह पत्रिका काफी प्रसिद्ध भी हुई है। तो जनसत्ता से ये जुड़े रहे थे, ध्यान में रखेंगे। आगे क्या कह रहा है कि मंगलेश डबराल ने अपनी कविताओं के 5 संग्रह प्रकाशित किए हैं, जिनमें पहाड़ पर लालटेन,
घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है और नए युग में शत्रु शामिल है। ये इनकी प्रमुख कविताओं का संग्रह है, तो ये इंपॉर्टेंट रखेंगे। अभी इनका देहांत हो गया 73 वर्ष की उम्र में। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, इंटरनेशनल माउंटेन डे। क्या है इंटरनेशनल माउंटेन डे? हर वर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसके बारे में पढ़िए, देखिए। इंटरनेशनल माउंटेन डे, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, प्रतिवर्ष विश्व भर में 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष यानी इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पर्वतीय क्षेत्र के सतत विकास के महत्व के बारे में जानने और पर्वतीय क्षेत्र के प्रति दायित्वों के लिए जागरूक करना है इस दिवस का उद्देश्य। जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उनको पर्वतीय क्षेत्र के सतत विकास के महत्व के बारे में जानने और पर्वतीय क्षेत्र के दायित्वों के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 11 दिसंबर को। और यह दिवस पहाड़ों में सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे देखिए। इस बार की थीम क्या थी? इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की थीम क्या है? पर्वतीय जैव विविधता, माउंटेन बायोडायवर्सिटी रखी गई है 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की थीम, पर्वतीय जैव विविधता, जो पर्वतीय जैव विविधता के महत्व को रेखांकित करने और उसके समक्ष मौजूद चुनौतियों को संबोधित करने पर केंद्रित है। ठीक है ना, माउंटेन बायोडायवर्सिटी के बारे में, उसको, उसके महत्व को सबको बताने के लिए, उसके जो चुनौतियां हैं उसको संबोधित करने, उसके संरक्षण के लिए ये किया गया है। ठीक, और संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक विश्व के तकरीबन 15% लोग पर्वतों पर निवास करते हैं, संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक। ठीक है ना, और विश्व के लगभग आधे जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट पर्वतों पर मौजूद भी हैं। ठीक, और पर्वत पृथ्वी की सतह का तकरीबन 27% भाग कवर करते हैं, जो पर्वत है पूरे पृथ्वी की सतह का। और पर्वत न केवल आम लोगों के दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि सतत विकास की दृष्टि से भी इनका काफी महत्व है। तो जरूर ध्यान में रखेंगे क्या क्या चीजें यहाँ पे है। आगे देखिए, अगला है हमारा टॉपिक लद्दाख साहित्य उत्सव 2020। ठीक है, लद्दाख साहित्य उत्सव के बारे में देखिए क्या कह रहा है। लद्दाख में जो साहित्य उत्सव है क्या कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल ने लेह में वर्चुअल माध्यम से यानी ऑनलाइन माध्यम से लद्दाख साहित्य उत्सव 2020 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। ठीक है, हमारा यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, और इसके जो उपराज्यपाल है उन्होंने कहां पे? लेह में ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन तरीके से लद्दाख साहित्य उत्सव 2020 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। और सदियों से लद्दाख दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वस्तुओं और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक चौराहे के रूप में कार्य कर रहा है, और इसका प्रभाव न केवल लद्दाख के लोगों के जीवन को पर देखने को मिला है, बल्कि इस क्षेत्र की संस्कृति और साहित्य भी इससे काफी हद तक प्रभावित हुए हैं। और इस उत्सव के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य इसी अनूठे साहित्य का जश्न मनाना है। ठीक, तो जरूर ध्यान में रखेंगे। अभी किया गया है इसका उद्घाटन इस उत्सव का। और क्या कह रहा है कि लद्दाख साहित्य उत्सव लद्दाख और उसके आसपास के क्षेत्रों के समृद्ध, नवीन और बौद्धिक गुणवत्ता वाले साहित्य को एक मंच प्रदान कर उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और इस 3 दिवसीय उत्सव में लद्दाख और यहाँ के साहित्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें क्षेत्र का महत्व, यहाँ की प्राचीन विद्या, लोक संगीत, सांस्कृतिक नृत्य और भौगोलिक अवस्थिति आदि शामिल हैं। ठीक है ना, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है नए संसद भवन की आधारशिला। आप लोगों को मैंने तकरीबन 10-15 दिन पहले पढ़ाया था कि नया, इस पे एक आर्टिकल पढ़ाया था, नए संसद भवन पे इसकी आधारशिला रखी जाएगी, नया संसद भवन बनाया जाएगा, तो उसकी भी आधारशिला रख दी गई है। प्रधान मोदी के द्वारा जो नया संसद भवन बनेगा, और जो पुराना संसद है वो संसद के म्यूजियम के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था आर्टिकल, तो इसकी आधारशिला रख दी गई, इसका भूमि पूजन हो गया है। तो आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। नए संसद भवन की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह नया संसद भवन
न्यू इंडिया की जरूरतों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा। ठीक है, न्यू इंडिया की जरूरतों। अनुमान के मुताबिक भारत के नए संसद भवन की यह संरचना वर्ष 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगी। एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2022 तक यह संरचना तैयार हो जाएगी, जो कि भारत की आजादी का 75वां वर्ष भी होगा। भारत की आजादी का 2022 में 75वां वर्ष है, तब तक ये नया संसद भवन बन के तैयार भी हो जाएगा। इसकी आधारशिला रख दी गई, भूमि पूजन हो गया है, कल की ही बात है। ठीक, और इस नई संरचना के निर्माण के लिए भारत भर से कारीगरों और मूर्तिकारों को आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, जिससे भारत का नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक के रूप में विकसित हो सकेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और जो नया संसद भवन है, यह कुल 64,500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में विस्तृत होगा और इस नवीन संरचना में लोकसभा के 888 सांसदों और राज्यसभा के 384 सांसदों के बैठने के लिए व्यवस्था होगी, जबकि मौजूदा संसद भवन में लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 सांसदों के बैठने की ही व्यवस्था है। जो भी संसद भवन है, लेकिन जो नया संसद भवन बनेगा उसमें लोकसभा के टोटल 888 सांसद और राज्यसभा के 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। और नई इमारत में भारत की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक संविधान हॉल, संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज, एक पुस्तकालय, कई समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग स्थान भी बनाया जाएगा। जो नई इमारत बनेगी उसमें क्या है कि भारत की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक हॉल भी बनाया जाएगा, संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज भी बनेगा, एक लाइब्रेरी होगी, पुस्तकालय, कई समिति कक्ष होंगे, भोजन एरिया होगा और यानी कैफेटेरिया जो भी हो, और पर्याप्त पार्किंग स्थान भी यहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसमें और क्या कहना है कि ज्ञात हो कि सितंबर माह में टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के एक हिस्से के रूप में 861.90 करोड़ रुपए की लागत से नए संसद भवन के निर्माण के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा यह प्रोजेक्ट हासिल किया था। यह प्रोजेक्ट कौन बना रहा है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ये बना रहा है, ये जो हमारा नया संसद भवन है उसको। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखिए, आज का हमारा आर्टिकल है, क्या है, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस। ठीक है, एडीएमएम प्लस। एडीएमएम का फुल फॉर्म क्या है, आसियान डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग और प्लस है। ठीक है, तो ये आसियान के रक्षा मंत्रियों की प्लस बैठक हुई है, तो क्या है, क्यों चर्चा में, क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए। आईआर का मुद्दा है ये। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलिए क्या कह रहा है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने वियतनाम के हनोई में ऑनलाइन आयोजित 14वें आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस यानी आसियान डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग प्लस एडीएमएम प्लस में भाग लिया है। आगे कहीं भी एडीएमएम प्लस आएगा तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, आसियान डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग प्लस के बारे में बात हो रही है। आसियान रक्षा मंत्री की बैठक की प्लस बैठक के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अभी हाल ही में हुआ है, एक दो दिन पहले 14वां राष्ट्रीय क्या, यह एडीएमएम प्लस फोरम की स्थापना का 10वां वर्ष है। इसीलिए बैठक हुई है, जो फोरम बना है एडीएमएम प्लस, इसकी स्थापना के 10 वर्ष हो चुके हैं। इसी 10 वर्ष पे ये इसकी 14वीं रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। क्या क्या है इसमें आगे, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान। ठीक है, आसियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिण पूर्व के जो एशियाई देश हैं, दक्षिण पूर्व के एशियाई देश, उन देशों का संगठन है आसियान। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। आसियान की स्थापना क्यों हुई थी कि अपने एशिया प्रशांत में जितने भी उपनिवेशी राष्ट्र हैं उनके बढ़ते तनाव, राजनीतिक सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आसियान का गठन हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, आसियान की जो रक्षा मंत्रियों की बैठक है इसके बारे में देख लीजिए, जो हुआ है अभी, इसके बारे में जानिए क्या कह रहा है। इसकी स्थापना कब हुई है एडीएमएम प्लस की, एडीएमएम प्लस की स्थापना कब हुई है, स्थापना वर्ष 2007 में सिंगापुर में आयोजित एडीएमएम की दूसरी बैठक में एडीएमएम प्लस के गठन की बात की गई थी। ठीक है, एडीएमएम की बैठक हुई थी
केवल आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी। दूसरी बैठक 2007 में सिंगापुर में, उसी बैठक में एडीएमएम प्लस के बारे में चर्चा की गई। ठीक है, और एडीएमएम प्लस की पहली बैठक का आयोजन वर्ष 2010 में हनोई यानी वियतनाम में किया गया था। एडीएमएम प्लस की पहली बैठक 2010 में हनोई में। इसका उद्देश्य क्या है एडीएमएम प्लस का? एडीएमएम प्लस जो है आसियान और इसके 8 संवाद सहयोगी देशों के सुरक्षा संबंधी रणनीतिक संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त मंच भी प्रदान करता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसकी सदस्यता कौन कौन है? एडीएमएम में कौन कौन देश हैं ये देखिए। सदस्यता वर्तमान में एडीएमएम प्लस में 10 आसियान सदस्य देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। 10 आसियान देशों के साथ। और इसका अध्यक्ष कौन है? एडीएमएम प्लस की अध्यक्षता, इसकी अध्यक्षता एडीएमएम के सदस्य देशों द्वारा ही की जाती है। ठीक है, प्लस की अध्यक्षता एडीएमएम के सदस्य देशों द्वारा ही की जाती है। और इस वर्ष बैठक की अध्यक्षता वियतनाम ने की है। इस वर्ष जो 2020 में ये जो बैठक हुआ है ऑनलाइन, इसकी अध्यक्षता की किसने? वियतनाम ने। इसका उद्देश्य क्या है इस वर्ष के बैठक का? इसका उद्देश्य अधिक से अधिक संवाद और पारदर्शिता के माध्यम से रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच, ठीक है, आसियान देशों के रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच आपसी विश्वास और समन्वय को बढ़ावा देना है। ठीक है ना, ये तो ये ध्यान में रखेंगे क्या क्या चीजें हैं अभी ये सारी बातों को। आगे देखिए और क्या कह रहा है। इसमें सहयोग क्षेत्र क्या क्या है, किस किस क्षेत्रों में सहयोग है? इसमें समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, मानवीय सहायता और आपदा राहत शांति अभियानों और सैन्य चिकित्सा क्षेत्र शामिल हैं। वर्तमान बैठक उस समय हुई है जब भारत और चीन लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आमने सामने है और साथ ही दक्षिण चीन सागर में तनाव है। वर्तमान बैठक अभी इस समय हुई है, आप इन चीजों का ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक सेकंड का जरा समय दीजिए। आइए, ठीक है ना, तो कौन कौन से सहयोग के क्षेत्र आपने देख लिया। आगे देखिए, और इसमें बैठक में भारत का क्या रुख था, भारत ने बैठक में क्या बातें कही। ठीक है, इस बैठक में भारत का क्या रुख था। भविष्य के बारे में क्या कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के भविष्य को स्वतंत्रता, समावेशिता और स्पष्टता के मूल सिद्धांतों के आधार पर क्षेत्र में मौजूद चुनौतियों के सामूहिक समाधान की उनकी क्षमता द्वारा परिभाषित किया जाएगा। ये भविष्य के बात पे भारत ने कहा। और कोविड-19 की भी बात हुई कि महामारी से निपटने के लिए सामूहिक और सहयोगी होने की आवश्यकता है आसियान देशों को। और चुनौतियां क्या कि नियम आधारित आदेश, समुद्री सुरक्षा, साइबर संबंधी अपराध और आतंकवाद का खतरा, ये सारी चुनौतियां हैं इसमें। ठीक है, और क्या कह रहा है कि ट्रांस बाउंड्री चुनौतियां तेजी से बढ़ती आ रही हैं, जिसके लिए एडीएमएम प्लस देशों के मध्य सैन्य बातचीत और सहयोग की आवश्यकता है। और सहयोग हेतु क्या क्या उपाय किए होंगे इसमें? एडीएमएम प्लस देशों के मध्य क्षेत्रीय प्रशिक्षण और टेबल टॉप अभ्यास का संचालन एक दूसरे को समझने, सुरक्षा बढ़ाने तथा क्षेत्र में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। उदाहरण जैसे कि मैत्री, जो कि एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। मैत्री के बारे में आप लोग जानते हैं, इसे वर्ष 2006 से वैकल्पिक रूप से भारत और थाईलैंड में आयोजित किया जाता है। तो इसी तरीके का कार्यक्रम होना चाहिए और भी आसियान देशों के साथ, इन देशों के। ठीक है, ये आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस का, ध्यान से रखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इसका पीडीएफ जब मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा तो 2-3 बार पढ़ के इसका खुद से आप लोग अपना नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है, आइए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है हमारा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2020। क्या कह रहा है उत्सर्जन गैप रिपोर्ट के बारे में? एक ग्रीन हाउस गैसों के बारे में बात कर रहा है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2020 आया है। इसमें क्या है, चर्चा में क्या क्या चीजें हैं,
तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए इसमें क्या क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी द्वारा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, अभी देखेंगे क्या होता है, 2020 यानी एमिशंस गैप रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। कौन जारी किया है उत्सर्जन गैस रिपोर्ट 2020? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या कह रहा है, यूएनईपी की वार्षिक रिपोर्ट अनुमानित उत्सर्जन और स्तरों के मध्य अंतर को मापती है। जो वार्षिक रिपोर्ट आती है, जो भी अनुमानित उत्सर्जन हुआ है, ठीक है, गैसों का जिसका भी आगे हम लोग देखते हैं, और उनके स्तर क्या हैं, उसके मध्य अंतर को ये मापती है, ताकि पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप, जो पेरिस जलवायु समझौता हुआ है वो चलता है, उसके लक्ष्यों के अनुरूप इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखा जा सके। ठीक, अभी आगे देखेंगे, सारी चीजें क्लियर होंगी, एक एक पॉइंट हम लोग देखते चलेंगे। क्या कह रहा है, वर्ष 2019 के लिए क्या विश्लेषण आया है, रिकॉर्ड उच्च ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हुआ है। जीएचजी का मतलब ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो रिकॉर्ड उच्च ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो 2019 के लिए विश्लेषण आया है, ध्यान से पढ़िए। यदि रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों पर गौर करें तो लगातार तीसरे वर्ष ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है, जो वर्ष 2019 में बढ़कर अब तक के रिकॉर्ड स्तर 59.1 गीगाटन यानी ग्रीन हाउस गैस प्लस भूमि उपयोग में आया परिवर्तन पर पहुंच चुकी है। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। और ऐसे कुछ संकेत भी मिले हैं जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में धीमी वृद्धि को भी दर्शाते हैं। एक एक पॉइंट देखते हुए चलिए। हालांकि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्थाओं में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में गिरावट आ रही है, जबकि गैर ओसीईडी अर्थव्यवस्थाओं में इसकी वृद्धि हो रही है। ध्यान से पढ़ते जाइए, समझ में आएगा क्या कैसे। दर्ज कार्बन उत्सर्जन क्या है, पहले ये देखिए कि जीवाश्म कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन और कार्बोनेट से होता है, कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में अधिक है। CO2 उत्सर्जन जो है टोटल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सबसे अधिक है। और वर्ष 2019 में जीवाश्म यानी CO2 उत्सर्जन का रिकॉर्ड 38 डिग्री GT, ठीक है, GT CO2 तक पहुंच गई है। तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे क्या क्या चीजें कह रहा है, ठीक है ना। 38.0 GT यानी गीगाटन ये पहुंच गया है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए और क्या कह रहा है इसमें, वन आगनी के कारण ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी वृद्धि हुई है। जंगलों में आग लग जाती है तो उसके कारण भी वृद्धि होती है। कैसे कि वर्ष 2010 के बाद से वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन औसतन प्रतिवर्ष 1.4% बढ़ा है, और वर्ष 2019 में वन आगनी की घटनाओं में वृद्धि के कारण इसमें 2.6% से अधिक की वृद्धि भी हुई है। और G20 देशों द्वारा भारी मात्रा में उत्सर्जन भी हुआ है। क्या कह रहा है ये देखिए कि पिछले एक दशक में शीर्ष 4 उत्सर्जक देशों चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, EU27, यूनाइटेड किंगडम और भारत ने भूमि उपयोग परिवर्तन LUC के बिना कुल GHG ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 55% का योगदान भी दिया है, ठीक है ना। और क्या कह रहा है कि शीर्ष 7 उत्सर्जकों में कौन है जो ऊपर है, रूसी संघ, जापान और अंतरराष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट सहित ने 65% योगदान दिया है, जिनमें G20 सदस्यों का 78% हिस्सा भी है। और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को शामिल करने पर देशों की रैंकिंग बदल जाती है। अब खपत आधारित उत्सर्जन क्या है, ये देखिए कि दोनों प्रकार के उत्सर्जन में सामान्य दरों पर गिरावट आई है। एक सामान्य प्रवृत्ति है कि समृद्ध देशों में क्षेत्र आधारित उत्सर्जन की तुलना में खपत आधारित उत्सर्जन यानी उत्सर्जन उस देश को आवंटित किया जाता है जहां वस्तुओं का उत्पादन न करके उनका क्रय और उपभोग किया जाता है, उच्च होता है, क्योंकि उनके यहाँ आमतौर पर क्लीनर उत्पाद, अपेक्षाकृत अधिक सेवाएं और प्राथमिक तथा माध्यमिक उत्पादों का आयात अधिक होता है।
ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे। अब इससे महामारी का क्या प्रभाव पड़ा है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 पूरा विश्व परेशान है, तो इससे कोविड-19 का इस पे क्या प्रभाव है। उत्सर्जन स्तर कोविड-19 के प्रभाव से क्या कि गैर CO2 गैर कार्बन डाइऑक्साइड के कम प्रभावित होने की संभावना के चलते ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में गिरावट की आशा के साथ वर्ष 2019 के उत्सर्जन स्तरों की तुलना में वर्ष 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 7% की कमी आ सकती है। और ग्रीन हाउस गैस जैसे क्या होते हैं, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप वायुमंडलीय आर्द्रता में वर्ष 2019 और 2020 में वृद्धि जारी रही है। ये होते हैं ग्रीन हाउस गैस। महामारी के कारण उत्सर्जन में सबसे कम गिरावट दर्ज करने वाले कौन से क्षेत्र हैं, कि सबसे बड़ा बदलाव सीमित गतिशीलता के चलते ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में हुआ है, हालांकि अन्य क्षेत्रों में इसकी कटौती भी हुई है। मुद्दे और इससे संबंधित समाधान क्या है मुद्दा और इससे संभावित समाधान। विश्व अभी भी इस सदी की 3 डिग्री से अधिक तापमान वृद्धि की ओर बढ़ रहा है। पूरा विश्व अभी भी 3 डिग्री से अधिक टेम्परेचर की ओर बढ़ रहा है। पेरिस समझौते के महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए मौजूदा कोशिशों के मुकाबले कार्यवाही को तिगुना और 1.5 डिग्री के लक्ष्य हेतु प्रयासों में 5 गुना तीव्रता भी होनी चाहिए। और वैश्विक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दुनिया भर में मौसम से संबंधित भयावह घटनाओं का कारण बन सकता है। और संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड प्रेरित आर्थिक मंदी का सामना कर रहे देशों के लिए इससे बचने का तरीका ग्रीन रिकवरी नीतियों और कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना है। ये सारी चीजों का आप लोग ध्यान में रखिएगा। और क्या क्या रहा मुद्दे और उससे संबंधित समाधान, कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ग्रीन रिकवरी में शून्य उत्सर्जन तकनीक और बुनियादी ढांचे में निवेश, जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को कम करना, नए कोयला संयंत्रों पर रोक तथा प्रकृति आधारित समाधानों को बढ़ावा देना और इस तरह की कार्रवाई वर्ष 2030 तक अनुमानित उत्सर्जन में 25% तक की कटौती कर सकती है और पेरिस संधि में निर्धारित 2 डिग्री के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना में 66% की वृद्धि भी कर सकती है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम क्या है ये भी देख लीजिए। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के बारे में पढ़िए। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या है। ये जो यूएनईपी है ये एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है और इसकी स्थापना वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान की गई थी। यूएनईपी की स्थापना और यूएनईपी का उद्देश्य मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना और पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन और पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित करना है। और यूएनईपी पर्यावरण संबंधी समस्याओं के तकनीक एवं सामान्य निदान हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और यूएनईपी अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ सहयोग करते हुए सैकड़ों परियोजनाओं पर सफलतापूर्वक कार्य भी कर चुका है। और यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में है, केन्या। ठीक है। और क्या कह रहा है इसके बारे में। अब प्रमुख रिपोर्ट क्या है इसकी यूएनईपी की, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट, इनसे ये रिपोर्ट आया है। ठीक है। और प्रमुख अभियान क्या है यूएनईपी का, बीट प्रदूषण, यूएन 75, विश्व पर्यावरण दिवस, वाइल्ड फॉर लाइफ, ये प्रमुख अभियान है यूएनईपी के। ठीक है। और ये प्रमुख रिपोर्ट है जिनके द्वारा ये आंकड़ा जारी करता है। ये जो आर्टिकल था ये डाउन टू अर्थ का आर्टिकल था। ठीक है। तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट था, ध्यान से पढ़ेंगे और नोट जरूर बनाएंगे। अगला हमारा जो आर्टिकल है तीसरा, गरीबी मापने का आधार। ये जो आर्टिकल है ये आपका इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन और हिंदुस्तान टाइम्स, इन तीनों को मिला करके आर्टिकल बनाया गया है, गरीबी मापने का आधार। इन तीनों को मैं मिला करके हिंदी में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, आपके जीएस मेंस और इससे में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। क्या कह रहा है, गरीबी मापने का आधार भारतीय अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, ध्यान से पढ़िए,
क्या है संदर्भ। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन आलेख है कि गरीबी को मापने का मापदंड क्या होना चाहिए। पहली बात कि गरीबी को मापने का मापदंड क्या होना चाहिए, इस विषय को लेकर कई बार प्रश्न उठते रहे हैं। जैसा कि क्या गरीबी को मापने के लिए सिर्फ आय को देखा जाना चाहिए, मतलब केवल इनकम को देखा जाना चाहिए गरीबी को मापने के लिए, या इसमें जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य मूलभूत जरूरतों को भी शामिल किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि गरीबी के मापने का मानदंड क्या होना चाहिए ये अभी तक क्लियर नहीं है। इस विषय को लेकर कई बार प्रश्न भी उठे हैं, बातचीत डिबेट वगैरह भी हुए हैं कि क्या गरीबी को मापने के लिए केवल इनकम ही आधार होना चाहिए, कि इसका इनकम इतना है तो इस आधार पे गरीबी रेखा में आता है और इतना है तो उस पे आता है, या इसके अलावा और भी जो क्षेत्र है शिक्षा, स्वास्थ्य और भी जो मूलभूत जरूरतें हैं, बेसिक जरूरतें, ठीक है, उसके आधार पर इसका मापन होना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है। समय समय पर इसके पैमाने में बदलाव भी किए गए हैं। इसके मापने के पैमाना जो 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 गरीबी का इससे बदलाव भी किए गए हैं। हालांकि विश्व के अधिकांश देशों में गरीबी को मापने का आधार किसी न किसी रूप में आय से ही संबंधित रहा है, इनकम से ही संबंधित होता है। और भारत जैसे विकासशील और बड़ी आबादी वाले देश में बदलते समय के साथ देश के विभिन्न राज्यों की अलग अलग परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रश्न और भी प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि भारत के अलग अलग राज्य में अलग अलग चीजें हैं। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है। पहले गरीबी के बारे में जानिए क्या है। गरीबी को एक ऐसी परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें कोई व्यक्ति अथवा परिवार वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण अपने जीवन निर्वाह के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। ठीक है, गरीबी को परिभाषित ऐसे कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति या परिवार वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण, ठीक है, अपने जीवन निर्वाह के लिए जो भी बेसिक आवश्यकताएं होती हैं, उनको बुनियादी आवश्यकताएं, वो भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसी को गरीबी कहते हैं। बेसिक आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, यही तीन चीज बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक आवश्यकता। आगे देखिए, अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं द्वारा उपभोग पर होने वाले व्यय को गरीबी रेखा यानी पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाने की स्थिति को पूर्ण गरीबी के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्रियों, नीति निर्माताओं द्वारा। और क्या कह रहा है? समाजशास्त्री हेनरी बर्नस्टीन ने निर्धनता के 4 आयाम बताए हैं। अलग अलग विद्वान अलग अलग एक्सप्लेन किए हैं पॉवर्टी को, गरीबी को। तो जो समाजशास्त्री है हेनरी बर्नस्टीन, उन्होंने गरीबी के 4 आयाम बताए। क्या? जीविका रणनीतियों का अभाव। ठीक है, जो जीविका के लिए जो रणनीति है जीवन जीने के लिए, उसका अभाव है। संसाधनों जैसे धन, भूमि आदि की अनुपलब्धता, मतलब ये उपलब्ध नहीं है। और सुरक्षा की भावना। चौथा है संसाधनों के अभाव के कारण सामाजिक संबंध रखने और विकसित करने की अक्षमता। ये 4 आयाम बताए हैं हेनरी बर्नस्टीन ने गरीबी के। पृष्ठभूमि क्या है? ये थोड़ा गरीबी के पृष्ठभूमि के बारे में देखिए कि भारत की स्वतंत्रता के बाद से अब तक देश में गरीबी में रह रहे लोगों की संख्या के अनुमान के लिए 6 आधिकारिक समिति का गठन किया जा चुका है। ठीक है, 6 आधिकारिक कमेटी का गठन हो चुका है भारत के आजादी के बाद से अब तक देश में। और वो जो 6 कमेटियां हैं वो भारत में गरीब जितने लोग हैं उनके बारे में वो आंकड़ा बताती है। तो कौन कौन सी कमेटी है देखिए नीचे है, कौन कौन सी कमेटी है। पहला है योजना आयोग कार्य समूह, 1962 में इसका गठन हुआ। 1971 में हुआ फिर बीएम दांडेकर और एन रथ कमेटी का। 1979 में अलग समिति बनी। 1993 में बनी लकड़ावाला समिति।
2009 में बनी तेंदुलकर समिति और 2014 में बनी रंगराजन समिति। ये सारी कमेटियां, 6 कमेटियां आजादी के बाद से अभी तक बनी है। किसके लिए? गरीबी या गरीबी में जो लोग रह रहे हैं उनकी संख्या, कि कितने लोग भारत में गरीब हैं, उनकी संख्या का अनुमान लगाने के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान से देखेंगे। और क्या कह रहा है इसमें कि, और क्या पृष्ठभूमि की, केंद्र सरकार द्वारा रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ठीक है, जिसके कारण देश में गरीबी में रह रहे लोगों की गणना तेंदुलकर समिति द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा के आधार पर की जाती है। क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके कारण देश में गरीबी में रह रहे लोगों की गणना तेंदुलकर समिति द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा के आधार पर की जाती है। और तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत की कुल आबादी के 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत की कुल आबादी के 21.9% लोग, जरूर ध्यान में रखिएगा। और तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में शहरी क्षेत्र में रह रहे परिवारों के संदर्भ में गरीबी रेखा को 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह और ग्रामीण परिवारों के लिए इसे 816 रुपए निर्धारित किया है। जो शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं उनके लिए तेंदुलकर समिति ने क्या किया है, 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, और जो ग्रामीण परिवार में है उसे 816 रुपए प्रति माह निर्धारित किया है तेंदुलकर समिति ने। अब गरीबी के पैमाने में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी परिवर्तन की आवश्यकता गरीबी के पैमाने में? पूर्व में यह अवधारणा रही है कि गरीबी में जीवन यापन कर रहे लोगों को सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और ऐसी ही अन्य मूलभूत सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। और तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में देश की गरीब आबादी द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थानों पर किए जाने वाले खर्च को ध्यान में रखते हुए संशोधित गरीबी रेखा जारी की। और समिति द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा विश्व बैंक द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा के समान ही है। तो ये तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट जरूर ध्यान में रखेंगे आप लोग। आगे क्या कह रहा है इसमें कि गौरतलब है कि विश्व बैंक द्वारा निर्धारित यह गरीबी रेखा निम्न आय वर्ग की सूची में शामिल देशों के लिए निर्धारित की गई थी। और वर्ष 2009 में भारत निम्न आय वर्ग से निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है। और निम्न मध्यम आय वर्ग में शामिल होने के बाद तेंदुलकर समिति द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा को अब चरम गरीबी के रूप में परिभाषित किया जाता है। और साथ ही विशेषज्ञों के अनुसार समय के साथ इस गरीबी रेखा की उपयोगिता सीमित भी हुई है। अब गरीबी के प्रमुख कारण क्या है गरीबी के प्रमुख कारण? कि निम्न पूंजी निर्माण, ठीक है, आधारभूत संरचनाओं का अभाव, मांग का अभाव, जनसंख्या का दबाव, सामाजिक कल्याण व्यवस्था का अभाव, ये सारे रीजन है भारत में गरीबी के प्रमुख। वर्तमान चुनौतियां क्या है इससे संबंधित? वर्तमान चुनौतियां क्या है कि असमानता। क्या कह रहा है कि पिछले 2 दशकों में यानी 20 साल में भारत के सामाजिक आर्थिक परिवेश में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। और वर्ष 2009 में निम्न मध्यम आय वर्ग में पहुंचने के बाद अगले 5 से 10 वर्षों में भारत मध्यम आय वर्ग में पहुंच सकता है। हालांकि इसी आर्थिक स्तर पर विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति कुछ मामलों में भी भिन्न है। और उदाहरण के लिए समान आय वाले देशों की तुलना में भारत में ग्रामीण आबादी का अनुपात बहुत अधिक है। और ऐसे में इसे शहरों के विकास या शहरी आबादी के जीवन स्तर में सुरक्षा के आधार पर ही नहीं देखा जा सकता। ठीक है, और इसी प्रकार भारत में कृषि पर आधारित लोगों की संख्या बहुत अधिक है। और गौरतलब है कि कृषि क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में जोखिम और अस्थिरता अधिक होती है। कभी फसल नुकसान हो गया, कोई आपदा आ गई, इन सारे चीजों का आय का जोखिम। और ग्रामीण तथा अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं की पहुंच में अंतर भी एक बड़ी चुनौती है। ठीक है,
असंगठित क्षेत्र। ठीक है, क्या कह रहा है असंगठित क्षेत्र? ये भी वर्तमान चुनौतियां हैं गरीबी के लिए कि भारत में कामगारों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और असंगठित भारतीय क्षेत्र की एक चुनौती है। क्या? कि किसी का अधिकांश हिस्सा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उदाहरण के लिए ज्यादातर मामलों में किसी कार्यों में शामिल लोग दूसरों की भूमि पर मजदूरी करते हैं। ठीक है, जो शामिल लोग हैं दूसरों की भूमि पर, और स्थानीय अधिकारियों के पास ऐसे लोगों का कोई प्रमाणिक डेटा उपलब्ध नहीं होता है, जिसके पास सरकार की अधिकांश योजनाओं का लाभ ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे क्या क्या कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा भी असंगठित क्षेत्र और समायोजित विकास पर विशेष बल दिया जाता है, परंतु इन क्षेत्रों में अभी भी अपेक्षित सुधार देखने को नहीं मिला है और कोविड-19 की महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है और यदि बेरोजगारी की स्थिति लंबे समय तक जारी रहती है तो इससे गरीबी में भी व्यापक वृद्धि होगी। ठीक है, आंकड़ों का अभाव भी है गरीबों के, ये भी एक चुनौतियां है भारत में कि हाल ही में विश्व बैंक ने भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 की घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण रिपोर्ट न जारी किए जाने के संदर्भ में अपनी चिंता व्यक्त की थी और गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा इस सर्वेक्षण के डेटा की गुणवत्ता से जुड़ी आशंकाओं को लेकर रिपोर्ट को न जारी करने का निर्णय भी लिया गया था। क्या इसमें वर्तमान चुनौतियां और बहुआयामी गरीबी भी है। क्या कह रहा है इसमें कि बहुआयामी गरीबी के तहत 4 क्षेत्रों शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, आवास की गुणवत्ता 38 संकेतकों के आधार पर आंकड़ों की समीक्षा की जाती है इस तरह के। ठीक है, और वर्तमान में बहुआयामी गरीबी के मामले में भारत 0.123 अंकों के साथ विश्व के 107 देशों में से 62वें स्थान पर है और गौरतलब है कि इसके तहत विभिन्न पैमानों देशों के प्रदर्शन की समीक्षा कर उन्हें 0 और 1 के बीच अंक प्रदान किए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर गरीबी पर निबंध आया, ये सब सारी चीजें आई तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार के क्या प्रयास है इसके लिए, ये भी देखिए कि सरकार क्या प्रयास कर रही है गरीबी के लिए। अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान द्वारा जनसांख्यिकी, स्वास्थ्य और सामाजिक स्तर में आर्थिक असमानता की समीक्षा के लिए संपत्ति आधारित सूचकांकों का विकास किया गया है और साथ ही वर्ष 2005-6 से लगातार संपत्ति सूचकांक के माध्यम से सरकार को 400 से अधिक संकेतकों पर आंकड़े भी उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, और नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI भी जारी किया जाता है, नीति आयोग जारी करती है। और क्या क्या है सरकार के प्रयास, इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा सामाजिक असमानता को दूर करने और समाज के सभी वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है, जैसे मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दूसरा PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए एक गरीबों के लिए प्रयास है भारत सरकार का। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। ये सरकार द्वारा प्रयास है गरीबों के लिए। ठीक है, अब इस परिवर्तन के लाभ क्या क्या है ये भी देखिए। ये जो योजनाएं चल रही इन सब चीजों से कुछ लाभ भी है या क्या, ये भी आंकड़ा कह रहा है। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली बहुत सी योजनाओं की पात्रता गरीबी रेखा के आधार पर निर्धारित की जाती है और ऐसे में इसकी गणना में आवश्यक सुधार के माध्यम से अधिक पात्र लोगों की पहचान करने और उन तक आवश्यक सेवाओं की पहुंच भी सुनिश्चित की जा सकेगी। और बहुआयामी गरीबी सूचकांक के तहत देश में गरीबी में रह रही आबादी की गणना हेतु इसके आधार में अतिरिक्त संकेतकों के जोड़ने से शहरी ग्रामीण असमानता को कम करने के साथ कई क्षेत्रों में सुधार लाने में सहायता भी प्राप्त होगी और गरीबी के पैमानों में सुधार के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों की असमानता के बावजूद उनमें अधिक विश्वसनीय आंकड़े भी जुटाए जा सकते हैं। अन्य सुधारों की भी आवश्यकता है इसके साथ साथ। क्या, ये देखिए, वर्ष 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने के लिए गरीबी रेखा से नीचे रह रही आबादी के अनुमान के लिए वर्तमान में प्रयोग होने वाले मानकों के व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है और MPI इस दिशा में एक सकारात्मक कदम भी है
और आय से संबंधित सटीक आंकड़ों को एकत्र करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में गरीबी के मानकों के आधार में वृद्धि के साथ सूचकांकों की वैधता और विश्वसनीयता पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास की गुणवत्ता के क्षेत्र में देश के अलग अलग क्षेत्रों में व्याप्त भारी अंतर को कम करने पर विशेष ध्यान भी देना होगा। ठीक है ना। और क्या क्या सुधार की आवश्यकता है इसमें? व्यापक शहरीकरण और शहरी आबादी में वृद्धि के साथ ही शहरी क्षेत्रों में गरीबों की संख्या और शहरी मलिन बस्तियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है और ऐसी स्थिति में सरकार को नीतियों के निर्माण के लिए हर क्षेत्र को ध्यान में भी रखना होगा। और भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में 3% या 4% चरम गरीबी के मामलों में सामान्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अधिक प्रभावी नहीं हो सकते हैं और ऐसे मामलों में व्यक्तिगत स्तर पर ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें उचित सहायता भी उपलब्ध करानी होगी। ठीक है ना। इसका निष्कर्ष क्या है ये देखिए। क्या है निष्कर्ष? पूरे आर्टिकल का निष्कर्ष क्या है कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के अनुसार कोई भी ऐसा समाज कभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता जिसके अधिकांश सदस्य निर्धन या दयनीय हो। एडम स्मिथ ने कहा है, ध्यान में रखिएगा। भारत के समग्र विकास के लिए गरीबी के अनुमान के आधार में विस्तार करना बहुत ही आवश्यक है, जिससे न सिर्फ शहरी ग्रामीण असमता बल्कि वर्ग, जाति और सामाजिक बहिष्कार के अन्य मामलों की पहचान की जा सके तथा समाज के सभी वर्गों के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उपयुक्त योजनाओं का निर्माण भी किया जा सके। क्या कह रहा है? इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, आप लोग इसको लिखिएगा। क्या है? 200 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोग लिखेंगे कि हाल के वर्षों में सरकार द्वारा जारी अनुमानित आंकड़े देश में गरीबी के स्तर में गिरावट के संकेत देते हैं और भारत में गरीबी को मापने के मानकों की समीक्षा करते हुए इसमें आवश्यक परिवर्तन तथा इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। 200 शब्दों में आप इस आर्टिकल को लिखेंगे। क्या है आंसर? पहले पढ़ेंगे, इसका नोट्स बनाएंगे और 200 शब्दों में आप इस आर्टिकल को लिखेंगे। और यह मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इससे सभी लोग जरूर फॉलो कर लेंगे। यहीं पे मैं अपने सभी क्लास का पीडीएफ और लिंक अपलोड करता हूँ और यह है मेरे अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसे भी आप लोग जरूर फॉलो करेंगे। रात में 9 से 10 यहाँ पे 1 घंटे का एक प्रोग्राम होता है राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी के डिबेट को मैं हिंदी में लेकर के आता हूँ आप लोगों के लिए। और आप इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अभी कुछ दिनों में मैं यूट्यूब पर भी शुरू करूंगा, यूट्यूब पर भी 1-2 दिनों में ही शुरू करूंगा ये राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का जो डिबेट है कि और भी ज्यादा से ज्यादा लड़कों तक ये चीजें पहुंच सके। डिबेट भी मैं हिंदी में लेकर के आऊंगा, तो जरूर ध्यान रखेंगे। ये क्लास रोजाना सुबह 10:30 बजे होती है। चलिए फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।